चलिए, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज संस्कृत शिक्षण यानी कि सीटेट पेडागोगी का 5वां लेक्चर आप लोगों का शुरू किया जा रहा है। और इसमें हम मुख्य रूप से आप लोगों को आज शिक्षण और शिक्षण के पूरे सिस्टम, क्योंकि आप लोगों को LSRW के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है, यानी कि पठन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, इन सब के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। रूबी जायसवाल जी, गुड मॉर्निंग। और सभी लोग यहीं से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो क्लास हो चुके हैं उनसे आगे अब आपको पेडागोगी की उन मूलभूत जानकारियों को देने का प्रयास करेंगे, जिनसे आप लोग एक बेहतर समझ बना सकेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस को आसानी से समझ पाएंगे। पूरी जितनी भी टेक्निकल समस्याएं हैं उनको दूर कर पाएंगे पेडागोगी सेक्शन में। तो आज का जो आपका हमारा टॉपिक है वो टॉपिक विस्तृत रहेगा, क्योंकि इसमें अनेक शिक्षण की चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो मुख्य टॉपिक जो आज का हमारा है वह जो संबंधित है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित टॉपिक आपका होगा आज। और इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज संस्कृत में संस्कृत भाषा से संबंधित भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत को पूरी डिटेल स्टडी में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा और तरीके से देखिएगा। जो लोग अभी नहीं ज्वाइन हो पाए हैं वो भी इन सब वीडियोस को, क्योंकि ऐप के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे, एक बेहतरीन कंटेंट होगा जहां से समस्त प्रकार के सीटेट के बनने वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला तो यही बात जाने कि भाषा शिक्षण किससे संबंधित है, यानी कि जो आपका ये लैंग्वेज का पूरा सिस्टम है, ट्रेनिंग का पूरा सिस्टम है, पढ़ाई का पूरा सिस्टम है, टीचिंग का पूरा सिस्टम है, ये किस प्रकार संबंधित है, इसमें क्या बताने का प्रयास किया जाता है। तो ये शिक्षण और फिर इसके सिद्धांत किससे संबंधित होते हैं। तो भाषा का शिक्षण का मतलब है कि भाषा को किस प्रकार से सरलतम रूप में संप्रेषित करने का प्रयास किया जाए, इससे संबंधित है भाषा शिक्षण। और जब बात आती है सिद्धांत की, इसके सिद्धांत क्या कहते हैं, तो ये सिद्धांत बताते हैं भाषा शिक्षण की रुचियों के बारे में, यानी कि इंटरेस्ट के बारे में, कि शिक्षक किस प्रकार से शिक्षण का कार्य करे कि स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की रुचि बनी रहे। इनकी जो प्रवृत्ति की अलग अलग विभिन्नताएं हैं, जो नेचर, जैसे हम लोगों का अपना अपना नेचर होता है, तो प्रवृत्तिगत जो हमारे अंदर विभिन्नता होती है, जो अलगाव होता है, उसके अनुसार कैसे शिक्षण किया जाए, यानी कि व्यक्तिगत अलगाव के साथ कैसे शिक्षण किया जाए, ये भी शिक्षण के सिद्धांत में शामिल होता है। व्यक्तिगत अलगाव, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के अंदर अलग अलग अलगाव होता है और टीचर एक विषय का एक ही होता है, अलग क्लास में अलग टीचर मिलता है। उस अलगाव के साथ अलगाव को कम करने का और बेहतर शिक्षण करने का किस प्रकार से कार्य किया जाए, ये भी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। साथ ही क्षमता परीक्षण यानी कि क्षमता को देखते हुए किस स्तर का स्टूडेंट है, यानी कि वह प्राइमरी का है या वो जूनियर लेवल का है या वो माध्यमिक और उच्च शिक्षा का है, तो किस प्रकार से शिक्षण किए जाएं, इनका संबंध होता है किसके साथ, शिक्षण के सिद्धांतों के साथ। तो कौन कौन से मुख्य शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में हमने जाना कि भाषा को सरलतम रूप में संप्रेषित करने के उपाय कौन से हैं, कौन से तरीके हैं जिससे हम भाषा को सहज रूप से बता सकें, और ऐसे कौन कौन से भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो हम सीधे अब एक एक सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं।
तो कुछ मुख्य सिद्धांतों को लेते हैं कि भाषा शिक्षण के कुछ मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा सिद्धांत जो आता है भाषा शिक्षण में, जो सिद्धांत आता है, तो पहला सिद्धांत आपका होगा भाषा शिक्षण में, वह होता है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, ठीक। तो हम देखते हैं अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो लोग जानते हैं कि मुश्किल से 8 से 10 क्लास में हम ऑफलाइन में आप लोगों को पूरा पेडागॉजी सेक्शन पढ़ाने का प्रयास करते थे, उतने में ही आप लोग बिल्कुल फिट हो जाते थे। अब एक एक चीज़ को बताएंगे तो थोड़ा क्लासेस ज़्यादा होंगी लेकिन कंटेंट पूरे मिलेंगे। उसमें इंटरेक्शन होता है तो कई चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे जानिए कि इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। थोड़ा सा समस्या रहती है ऑनलाइन में। ऑनलाइन देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन उतना ज़्यादा अभी बहुत बेहतर विकल्प के रूप में भारत में तो नहीं बन पाया है। हालांकि कुछ बेहतर चीज़ें ऑनलाइन से मिल रही हैं। धीरे धीरे करके हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में एक समान बराबर हो जाएंगे, और जब ऑफलाइन में बेहतर हो जाएंगे तो कई चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है? क्या है अभिप्रेरणा? तो विषय में रुचि लेने की जो व्यवस्था है, अभिप्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा का मतलब अभी उपसर्ग लगा हुआ है, प्रेरणा से ही इसका संबंध है। किसका संबंध है? प्रेरणा से। कि किस प्रकार से हम बच्चे को क्लास में पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करें। यानी कि शिक्षण के सिद्धांत में सबसे प्रथम बात आती है प्रेरणा, कि सबसे पहले हमको बच्चों को मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन देना है, इंस्पिरेशन देना है, कि उसे अधिकतम प्रेरणा की तरफ ले जाना है। इतना प्रेरित कर देना है कि उसका सुनने में, उसको बोलने में, उसको पढ़ने में, उसको लिखने में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, वह उसमें रुचि दिखाए, उसमें जुड़े। क्योंकि जो रुचि का सिद्धांत है इसमें अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा जुड़ी किससे होती है, इसीलिए एक साथ जोड़ा गया है। अभिप्रेरणा हमेशा जुड़ी होती है रुचि के साथ। हम कोई कार्य करने के लिए प्रेरित ही तभी होते हैं, कोई कार्य करने के लिए प्रेरित ही तभी होंगे जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। और रुचि कब होगी? जब वह चीज़ हमें समझ में आएगी, यानी कि जब हमको उस विषय का बोध होगा। जब विषय का बोध होगा तो हमारा रुचि अपने आप बढ़ेगा, और रुचि ही प्रेरणा को बढ़ाने में काम आती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेरणा या रुचि को बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए रुचि की आवश्यकता होती है। तो कहा गया है कि जन्मजात इच्छाओं को संतुष्ट करती है कौन? यह रुचि। रुचि से ही हमारी जो है जन्मजात इच्छाएं जो होती हैं, हमारी जो इच्छा होती है वो संतुष्ट होती हैं, ऐसा बताने का प्रयास किया जाता है। तो अपनी मातृभाषा का शिक्षण करते समय, यानी कि किसी भी, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो संस्कृत का हो, जब भी हम अध्यापन कार्य कराएं तो हमारा जो अध्ययन यानी कि अध्यापन होना चाहिए, यह रुचिपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रुचिपूर्ण होना चाहिए, इंटरेस्टिंग माहौल में होना चाहिए, सबसे पहली चीज। और रुचिकर कैसे होगा? जब हम उनको अलग अलग विधियों से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे प्राइमरी लेवल का, यानी कि प्राथमिक का स्टूडेंट आपके सामने आता है, तो प्राथमिक का स्टूडेंट आपके सामने है, तो पहले ही उसे वक्तव्य देने का, भाषण देने का प्रयास करेंगे तो वो गड़बड़ा जाएगा। तो पहले कैसे पढ़ाने का प्रयास करते हैं? तो कहाँ से आएगी रुचि? तो बच्चों को खेलने की रुचि बहुत होती है, तो खेल खेल में पढ़ाओ। बिना देखे नहीं समझ पाएंगे तो वस्तुओं को दिखाकर पढ़ाओ, आकृतियों को दिखाकर पढ़ाओ। आजकल इतने संसाधन मौजूद हैं कि हम डिजिटल रूप से जुड़कर, अगर हम डिजिटल रूप से जुड़ जाएं तो हम समस्त वस्तुओं का अवलोकन, यानी कि वस्तुओं को बच्चों को दिखा सकते हैं, और इससे उनका रुचि लगातार बना रहेगा। तो जो हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, यह बिल्कुल फलित होगा, इसका लाभ मिलेगा।
और इससे कहीं न कहीं जो शिक्षण के सिद्धांत हैं उनकी पूर्ति होगी। इसके संबंध में देखा जाए तो एक विशेष जो भाषा वैज्ञानिक हैं हर्बर्ट, भाषा वैज्ञानिक हर्बर्ट ने इसके संबंध में वर्णन करते हुए बताया है कि शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। यानी कि शिक्षकों को बालकों की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कहा है। रखना चाहिए, सदैव ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उन्हें पढ़ने के लिए ना कहें, क्योंकि इससे उनके विकास में बाधा पहुंचती है। यानी कि जब रुचि ना हो तो उन्हें ना पढ़ाएं, तो उन्हें अलग विधियों से पढ़ाएं। अलग अलग विधियों को जब एडॉप्ट करेंगे, जिसे खेल खेल में अंत्याक्षरी के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया, या किसी वस्तु को दिखाकर खेल खेल में, या अलग अलग विधियों से। तो मतलब कहने का कुल यह हुआ अभिप्रेरणा एवं रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत कि अभिप्रेरणा रुचि के सिद्धांत ये कहता है कि जब भी क्लास में टीचर पहुंचे और अगर बालक इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, कुछ चीज़ें बताने का प्रयास किया, लगा कि ये आज इंटरेस्टेड नहीं है, तो पहले उनमें इंटरेस्ट पैदा करें, ऐसी चीज़ों को बताएं जिससे उनका रुचि उसमें आपकी क्लास में जुड़े। और जितना बच्चा जुड़ जाएगा फिर आप विषय को पढ़ा पाएंगे, फिर आगे बढ़ पाएंगे, फिर विषय और ही बेहतर हो जाएगा। तो पहला सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ हम मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत में पहला सिद्धांत आपका था अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोगों को बेहतर समझ बन जाएगी। चलिए दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, जो एक दूसरा सिद्धांत है भाषा शिक्षण का, जिसे हम लोग कहते हैं साहचर्य का सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत आपका है साहचर्य का सिद्धांत। अब देखेंगे एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से कैसे कोरिलेट होगा, कैसे जुड़ा रहेगा। तो साहचर्य का सिद्धांत देखते हैं। साहचर्य का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही रहते हैं, परंतु इस प्रकार के सीखे गए शब्दों को समझने के लिए साहचर्य का होना आवश्यक है। अर्थात बच्चा माँ को मम्मी कहने के साथ पहचानना और समझना तभी सीख लेता है जब शब्द माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को, या पिता के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को उपस्थित पाता है। साहचर्य क्या कहता है? कितनी सिंपल बात है। साहचर्य होना मतलब क्या है? सम्मुख होना या उसका तत्काल परिचय हो जाना। जैसे समस्या क्या होती है, जैसे जीएस के अध्ययन कराते समय हमने ये ध्यान दिया, अभी तो ये संस्कृत शिक्षण की क्लास है तो इस शिक्षण के संदर्भ में बता रहे, मुख्यतः है सभी लोग जानते भी हैं कि जीएस से एक लंबा अनुभव जुड़ा रहा है। तो समस्या कहाँ आती है कि जैसे हमने कहा कि पढ़ाते समय किसी शिक्षक ने कहा और उसने चर्चा किया कि राज्य व्यवस्था, या उसने कहा अर्थव्यवस्था, इतिहास भूगोल कहते ही तो कुछ न कुछ चित्र मन में बन जाते हैं। लेकिन जब राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या अन्य किसी विषय का जैसे नाम ले लिया, एंथ्रोपोलॉजी या और कोई विषय का नाम ले लिया, तो विषय का नाम लेते ही जो कुछ चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है, जो मानसिक चित्र उभरते हैं, अगर यह चित्रांकन हो रहा है तो हमारा साहचर्य, हमारी समझ विकसित होती है। यानी कि कुत्ता बोला तो कुत्ता हमको इमेज के रूप में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि उसका एक चित्र हमारे मन में बन जा रहा है। लेकिन अब डायनासोर देखा ही नहीं है और आप बच्चे को डायनासोर के बारे में बता रहे,
तो अगर डायनासोर का चित्र से दिखाई पड़ जाए तो उसकी समझ और बेहतर हो जाएगी, यानी साहचर्य हो जाए। जैसे माँ कहा तो माँ कहते ही माँ बगल में है, पिता कहते ही पिता बगल में है, भैया कहते ही भैया बगल में है, चाचा कहते ही चाचा बगल में है, कुछ भी कह रहे हैं तो वो बगल में है, तो उनसे तो उनका तत्काल परिचय हो जा रहा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनसे हमारा परिचय नहीं हो पाता है, यानी कि उससे साहचर्य नहीं बना पाते हैं, इसलिए समस्या होती है। तो साहचर्य का सिद्धांत कहता है कि यदि हम साहचर्य के सिद्धांत का पालन करें, अगर हम आ वर्ण का उच्चारण करें और बच्चे को आ वर्ण की आकृति तत्काल दिखाई पड़े, क का उच्चारण करें और क वर्ण की आकृति तत्काल दिखाई पड़े, इस तरह के साहचर्य से प्रायः, चाहे वो प्राइमरी, मुख्यतः प्राइमरी लेवल में बच्चे को विशेष लाभ मिलता है और उसके शिक्षण कार्य, उसके मानसिक विकास कार्य में बहुत सहायता प्राप्त होती है और तेजी के साथ शिक्षण का कार्य आगे भी बढ़ता जाता है। तो ये दूसरा सिद्धांत आपका साहचर्य का सिद्धांत, जो कि बहुत ही आवश्यक है, आप समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि यह भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत जो दिया गया है उस सिद्धांत का संबंध भी भाषा शिक्षण के सिद्धांत के साथ है, और यह सिद्धांत क्या क्या कहता है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत। अब आवृत्ति को विज्ञान की भाषा में देखेंगे तो बहुत ही अलग बात रहेगी, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति का मतलब है, क्योंकि बच्चा क्या है, जो बालक बिल्कुल छोटा है और अभी इसमें मानसिक विकास लगातार हो रहा है, तो इस क्रम में बालकों के मानसिक विकास के लिए हमें आवृत्ति पर विशेष बल देना चाहिए। आवृत्ति पर विशेष बल देना चाहिए। आवृत्ति पर विशेष बल देने से आवृत्ति पर विशेष बल देने से क्या होता है, जैसे किसी कथन को बार बार दोहराव करना ही आवृत्ति कहलाता है। किसी कथन को बार बार दोहराव करना ही आवृत्ति है। बार बार कहना, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, चार बार कहा, तो बारंबार हम किसी शब्द की, किसी वाक्य की आवृत्ति करते हैं, तो वह हमारे मन मस्तिष्क में क्या होता है, वह स्थायी रूप से बस जाता है और फिर वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। जो दो प्रकार की मेमोरी कार्ड हम लोगों के मस्तिष्क में होते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और जब भी आवश्यकता पड़ती है, जब वह परिस्थिति, वह दशा, उस शब्द की आवश्यकता हमारे सामने होती है, तो तत्काल हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क उसे उपस्थित कर देता है। तो बच्चों के प्राथमिक स्तर में मुख्य रूप से आवृत्ति का विशेष योगदान होता है। साथ ही जूनियर लेवल में भी, आप जाने की 6वीं से 8वीं के स्तर पर भी आवृत्ति विशेष महत्व रखता है। तो प्राइमरी और जूनियर दोनों ही लेवल पे आवृत्ति का विशेष स्थान है। इसको जानते रहेंगे तो बेहतर रहेगा, जिससे बच्चों का बेहतर रूप से मानसिक विकास हो पाएगा। इसके बाद जो अगला सिद्धांत आपका होता है, अगला सिद्धांत का संबंध आपका जुड़ा हुआ है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। देखिए कितना बढ़िया चीजें आ रही हैं। आप एक अच्छे शिक्षक केवल इसी बात को पढ़कर बन सकते हैं, अन्यथा आपको ऐसे ही सैद्धांतिक ट्रेनिंग लेकर कुछ होने वाला नहीं है। व्यवहार में इन चीजों को जोड़ने का प्रयास करें। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, चलिए इसको हम इतना तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, अपने अनुभव से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कई बार देखते थे, जब हम पढ़ाई करते थे तो शिक्षक एक
समस्या कर देता था। वो समस्या ये थी कि जैसे कि पहला लेसन पढ़ाया, फर्स्ट लेसन पढ़ाया, पहला भाग पढ़ाया, और पता चले कि दूसरा लेसन छोड़ के तीसरा पढ़ा दिया, फिर पता चले कि कोई और लेसन छोड़ के सातवां पढ़ा दिया। ये जो क्रम भंग होता है, जो क्रम भंग होता है, ये कहीं ना कहीं नुकसान करता है, खास करके भाषा के संदर्भ में। भाषा के संदर्भ में ये विशेष क्रम और अनुपात विशेष महत्व रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यह एक सीढ़ी के समान होता है, सीढ़ी के समान होता है। एकदम सीक्वेंस में आप चलते जाएंगे तो इस टॉप फ्लोर पे आप तभी पहुंचेंगे जब एक क्रमित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो जो ये क्रमिक विकास दिखाई पड़ेगा, जो सीढ़ीनुमा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक एक क्रम पर कौन सा विषय पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, अनुपात कितना पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन गए और पता चले कि 2-3 लेसन झाड़ दिया। प्राइमरी का बच्चा है, जूनियर का बच्चा है, उतना ज़्यादा समझ नहीं उसके अंदर। बड़े बड़े लोगों की क्लास में 1 घंटे क्लास होती है, अगर 2 घंटे कर दीजिए तो आधे लोग तो बैठने में समस्या कर देते हैं, क्योंकि हम मानव हैं, मशीनरी नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हम जितना बोलेंगे उतना 100% आप ग्रहण कर लेंगे। 100% ग्रहणशीलता तो बड़ा मुश्किल का संबंध होता है। इसलिए किस अनुपात में, अनुपात का मतलब यहाँ मात्रा से ले लें, कितना पढ़ाया जाए एक क्लास में, और उनका क्रम विच्छेद ना होने पाए, क्रम भंग ना होने पाए, तो बहुत ही बेहतर क्लास बनती है। इससे बालकों में सबसे जो बेहतर बात पाई जाती है वो क्या होता है कि उनका जो समझ होता है, समझ और मानसिक विकास भली भांति होता है, और इस प्रकार से समस्या दूर हो जाती है। तो अनुपात और क्रम का भाषा में विशेष महत्व है। अब बात करेंगे दूसरे अन्य विषयों से, अगर तुलना करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स से तुलना कर लिया या अन्य किसी के शिक्षण से इसका तुलना कर लिया, तो अन्य शिक्षण और भाषा शिक्षण में कौन सा संबंध पाया जाएगा। तो जैसे अब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, मैथ्स पढ़ रहे, तो इसमें और इसमें क्या अंतर हो जाएगा। जैसे इसमें कुछ बेसिक्स हैं, और उन बेसिक्स को पढ़ने के बाद आप नेचुरल नंबर पढ़ने के बाद, आप कुछ प्राइमरी चीज़ें पढ़ने के बाद, फिर 1-2 लेसन के बाद अब किसी क्रम पे पहुंचते हैं, कोई समस्या नहीं बनती है, हर प्रकार के सवाल सॉल्व करने की क्षमता आपके पास आ जाती है, क्योंकि सीमित अंकों में ही सारा सिस्टम बना दिया जाता है। लेकिन भाषा प्रत्येक स्तर पर और कठिन और नई चीज़ें लेकर आती है, इसीलिए भाषा के विद्वान धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो भाषा का शिक्षण एक अलग व्यवस्था है, जिसमें प्रायः शिक्षक को अनुपात और क्रम का सिद्धांत अपनाना चाहिए, अनुपात और क्रम को विशेष महत्व देना चाहिए, फिर ज़्यादा बेहतर क्लास हो जाएगी और आप एक सफल शिक्षक के रूप में माने जाएंगे। इनमें से अगर सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में व्यवहार रूप में आप उतारते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी पौध पूरे जनरेशन या पीढ़ी की हम तैयार कर पाएंगे। तो सभी शिक्षकों को ये ध्यान रखना चाहिए, और टाइम पास टीचर बनेंगे तो आज जैसे बेरोजगारी के संबंध में परेशानी हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार रोजगार देने वाली है कि रोजगार छीनने वाली है, उसी प्रकार की समझ पूरी ज़िंदगी बनी रहेगी। बाकी इससे ज़्यादा हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कमेंट्स ऑफलाइन में आप लोगों को हम विशेष रूप से समझाएंगे, ऑनलाइन ही बताएंगे तो आप लोग अलग अलग मीनिंग निकालेंगे, क्योंकि आप मीनिंग उतना ही निकाल पाएंगे जितनी आपका दिमाग होगा, आपका ब्रेन होगा, आपका समझ होगा। चलिए 5वां हम बताते हैं जीवन और अनुभवों से संबंध। देखिए कितनी अच्छी बात है, भाषा में जीवन एवं अनुभवों का संबंध जोड़ा गया है।
जीवन एवं अनुभवों का संबंध जोड़ा गया है। अब भाई जीवन और अनुभव से भाषा शिक्षण का क्या संबंध है? भाई आप जाके जो है पूर्वांचल में पढ़ा रहे और वहाँ पे ऐसे से उदाहरण दे रहे कि हम एक बार हवाई जहाज से जा रहे थे, बच्चों आपने हवाई जहाज देखा है और हवाई जहाज टेक ऑफ हो रहा था, ऐसा वर्णन करने लगे, या ऐसे कुछ वर्णन करने लगे, स्पेस के बारे में वर्णन करने लगे, उदाहरण के रूप में वो स्पेस के बारे में बताने लगे, उदाहरण के रूप में शेर के बारे में बताने लगे। किसी ग्रामीण या ऐसे क्षेत्र में है जहां पर उन बच्चों ने ना ऐसी तकनीकी ना ऐसी चीज़ों को देखा है। भारत में देखा जाए तो आज भी जहाज को दूर से और वीडियो में देखने वाले लोग ज़्यादा हैं और बैठने वालों की संख्या कम है। अच्छी ट्रेनों में बैठने वालों की संख्या कम है, एसी और एसी के कंपार्टमेंट में चलने वालों की संख्या कम है। अब उदाहरण में ऐसा उदाहरण ना रखें कि जिससे जीवन और अनुभव जुड़ा ही ना हो। तो जीवन और अनुभवों से जुड़े हुए उदाहरण, जुड़े हुए उदाहरण रखना बहुत जरूरी है। यानी कि हम जब शिक्षण कार्य करें तो शिक्षण में ऐसे उदाहरणों को शामिल करें जो जीवन संबंध हो। अवध क्षेत्र में पढ़ा रहे, वहाँ के जो नज़दीकी कुछ स्थान हों उनके नाम बताएं, कुछ नज़दीकी जो वहाँ पे फेमस पशु पक्षी हों उनके बारे में उदाहरण ले लें, उनसे जोड़ लें। वहाँ के जो प्रमुख है और कुछ दिखाई पड़ रहा है, जैसे नदियाँ दिखाई पड़ रही हैं वहाँ की जो फेमस हैं, जिनके बारे में जानते हैं, मतलब वहाँ से परिचित चीज़ों का उदाहरण देने का प्रयास करें जिससे परिचित हों बच्चे। परिचित उदाहरण शामिल करने का प्रयास करेंगे और जब परिचित उदाहरण शामिल करेंगे तो इसका लाभ कहीं न कहीं अध्यापन में मिलेगा। यही जीवन और अनुभवों का सिद्धांत है। अगर इसको हम शिक्षण में शामिल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर व्यवस्था बनेगी, बच्चों में इंटरेस्ट भी आएगा, रुचि के सिद्धांत की भी पूर्ति होगी और वो कनेक्ट हो पाएंगे क्लास से। अगला जो आपका बनता है अनुकरण का सिद्धांत, 6 नंबर, यानी कि थ्योरी ऑफ डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं। अनुकरण का सिद्धांत या फॉलोअर्स के रूप में आप सभी लोग पहले से जानते हैं। हमारे भाषा वैज्ञानिक अगर मान लिए जाए हिंदी जगत में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आप देखेंगे तो एक बात पाएंगे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने साफ साफ कहा हुआ है कि भारत के लोग तो रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, इन्हें इंजन की आवश्यकता होती है। तो टीचर यहां पर क्या है, उसी प्रकार से टीचर यानी कि शिक्षक स्टूडेंट्स के लिए यानी कि बालकों के लिए ये जो शिक्षक है, शिक्षक एक इंजन की भांति होता है। कैसे होता है? इंजन। ये जैसा चाहे उसी प्रकार से डिब्बों को लेकर चला जाए और इंजन निकल जाए अगर, तो ना तो दिशा मिलेगी और ना ही ऊर्जा मिलेगी। तो दिशा और ऊर्जा विहीन हो जाएंगे कौन डिब्बे और किसी भी दिशा में गति करने लगेंगे जिससे नुकसान होगा। बड़ा ही सिंपल तरीके से बताने का आपको प्रयास कर रहे। तो अनुकरण का मतलब, क्योंकि बच्चों की निगाह में या चाहे प्राइमरी स्तर पे देखें, हमारी प्राथमिक पाठशाला क्या है? हमारी प्राथमिक पाठशाला हमारा अपना घर है, जहाँ पे माँ हैं, जहाँ पे पिता हैं, जहाँ अनेक सगे संबंधी हैं जिनसे हम सीखते हैं, उनका नकल उतारते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। अगर घर में अलग अलग प्रकार के वातावरण होते हैं तो उसी प्रकार से हमारा अनुभव बन जाता है। अगर वहाँ से हमको बेहतर अनुकरण मिलेगा, यानी कि माता पिता बच्चों की निगाह में सेलिब्रिटी से कम नहीं होते,
किसी महान व्यक्तित्व से कम नहीं होते हैं और माता पिता को ही हमेशा कुछ संदर्भों को छोड़ दिया जाए तो बालक के लिए हीरो होते हैं, वही अभिनेता होते हैं। ऐसे ही तीसरा नंबर आता है किसका? शिक्षक का। और एक समय ऐसा आता है कि शिक्षक प्रथम स्थान पे हो जाता है कि शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं बालक। तो शिक्षकों को हमेशा ऐसे उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अनुकरण बालक करेगा। जितनी भी चीजें हों, उच्चारण पर, अपने बोलचाल के तरीके पर, शब्दावली के चयन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ त्रुटि ना होने पाए, क्योंकि छोटे बच्चे जो कोरे कागज के समान हैं, वे अगर किसी भी गलत उच्चारण का, गलत शब्दावली का, गलत बोलचाल का अनुकरण कर लेंगे तो समस्या खड़ी हो जाती है, कहीं न कहीं समस्या खड़ी हो जाती है। आजकल शिक्षण में, ये तो प्राइमरी स्तर पे तो केवल बोलने पढ़ने की बात है, उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में तो बालक आजकल इतना अनुकरण करते हैं कि अगर शिक्षक का पतन हो गया है, बात गलत लगे तो घबराइएगा नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर शिक्षक का पतन हो जाता है, बालकों में उसका अनुकरणात्मक नुकसान देखा जा रहा है, और ये सब आप लोगों के सामने हो रहा है। तो इसीलिए शिक्षक को जैसे जैसे उच्च कक्षा में जब शिक्षण की बात है, तो निम्न कक्षा की बात है, प्राइमरी की बात है, तो वहां पर तो और भी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, वहां पर प्रत्येक चीजों को ध्यान में रखना होता है। लेकिन अब चीजें आप देख ही रहे हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ प्राइमरी जूनियर की बात है, तो यहाँ पर उच्चारण, बोलचाल, शब्दावली चयन, इन सब पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे बालकों के उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो पाएँ, शुद्ध शब्दों को पहचान पाएँ और उन्हें जीवन में किसी प्रकार की, आगे वाले भविष्यगत जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। अनुकरण एक विशेष महत्व रखता है भाषा शिक्षण के संबंध में। नेक्स्ट आते हैं, जो अगला आपका दिया गया है टॉपिक, वह है आपका जो सातवां सिद्धांत है बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल का सिद्धांत, और बोलचाल के सिद्धांत से आशय है, बोलचाल के सिद्धांत से आशय यह है कि थ्योरी ऑफ कन्वर्सेशन बोलचाल कैसी होनी चाहिए। तो बालकों से जो बोलचाल का सिस्टम है वो बहुत ही उत्तम होना चाहिए। यानी कि बोलचाल के सिद्धांत में क्या बताने का प्रयास किया गया है, सबसे मुख्य बात है इंटरेक्शन मेथड। आज सभी लोग जानते हैं कि NCF, अभी जो हमारा पूरा इसके पहले वाला है NCF 2005, जो यशपाल शर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया हुआ था, यशपाल शर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पर, यानी कि अनुशंसा पर, संस्तुति पर आया था। उसमें इंटरेक्शन मेथड को विशेष महत्व दिया गया है। इंटरेक्शन का मतलब होता है जुड़ना, या बोलचाल का मेथड जो होता है वो विशेष महत्व रखता है। तो भाषा शिक्षण की जो पुरानी पद्धति थी उसमें अध्यापक क्लास में आता था। अब भाषा शिक्षण का जो पुराना मेथड था बोलचाल का, शिक्षक क्लास में पहुंचा और उसने पाठ करना शुरू कर दिया, और पाठ का अनुसरण बालकों ने करना शुरू कर दिया। यही सिस्टम होता था, ये पुरानी पद्धति थी। तो आज क्या होता है, और बालक अभी कोई प्रश्न नहीं करेगा, वो सिर्फ दोहराएगा। एक मूक व्यक्ति बनकर बैठकर अध्ययन शुरू कर देता था, इस प्रकार से क्लास चलती थी, ये सिस्टम होता था। लेकिन आज
इंटरेक्शन को महत्व दिया जाता है। यानी आप क्लास में जाएं, सर्वप्रथम बच्चों से जुड़ें, सर्वप्रथम बच्चों से जुड़ें, क्योंकि वह जो मेथड था उसमें तो पाठ्य सामग्री ही नहीं हुआ करती थी, पाठ्य सामग्री का अभाव था, लेखन सामग्री का अभाव था, अभाव का काल था, लेखन सामग्री का अभाव था, वो अभाव का काल था। और अभाव के काल में तो उस तरह के शिक्षण की पद्धति चल रही थी। लेकिन अब जब हमारे पास सीधे कॉपी भी है, पेन भी है, बोर्ड भी है, बोर्ड के साथ साथ आपके पास जो है डिजिटल मेथड भी है, तो इतने प्रकार के जब मेथड आपके सामने हैं तो अब आपको बच्चों से इंटरेक्ट होना, उनसे जुड़ना बहुत जरूरी होता है कि उनसे जुड़ें, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं को समाप्त करें, बोल चाल के मेथड से पढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि क्लास में गए और अचानक से बस टीचर आया, भौकाला बना हुआ है, लेक्चर दिया और निकल गया, क्या समझ में आया, कौन बैठा है, किसको कम समझ में आ रहा है, ऐसी कोई चर्चा नहीं किया। इससे बच्चा जुड़ भी नहीं पाता है और ये क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ऐसे क्लास लेने वाले शिक्षकों के प्रति बच्चों का रुझान भी बहुत कम होता है और कहीं न कहीं भाषा के संदर्भ में यह विशेष पीड़ा उत्पन्न करने वाला होता है। नेक्स्ट जो आपका दिया गया है भाषा शिक्षण के सिद्धांत में वह दिया गया है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, यानी कि थ्योरी ऑफ एक्टिविटीज क्या है। बालक, अब देखते हैं कितनी सिंपल सी बात है कि शुरुआती अवस्था में चाहे हम हो चाहे कोई बालक हो, बालक बड़े क्रियाशील होते, बड़े क्रियाशील होते हैं और उनकी क्रियाशीलता के अनुसार ही उन्हें पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और क्रियाशील होने के नाते उनके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है, वह होता है कि करके सीखने में विशेष रूप से शामिल होना, विशेष रूप से शामिल होना, करके सीखना, खुद ही प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, इतने क्रियाशील होते हैं बालक। तो इसमें विशेष क्या, जितने भी लोग रहे हैं सब लोगों ने कहा है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि छात्रों का जो सतत विकास है उसके लिए क्रियाशीलता होना जरूरी है। जैसे क्लास में शिक्षक पहुंचे तो क्रियाशील सिद्धांत बनाने के लिए क्या है, पहुंचते ही सबसे पहले समस्याएं पूछें, कोई समस्या है क्लास में, पिछले क्लास के बारे में पूछें, कुछ समझ में नहीं आया तो उसे पूछ लें, टॉपिक की समझ के बारे में पूछ लें, कुछ प्रश्न कर लें। ये सब ऐसी चीज़ें हैं। और अगर होमवर्क दिया है तो होमवर्क के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें या उसे देख लें। ये सब चीज़ें होती हैं, क्रियाशीलता के सिद्धांत में जुड़ी होती हैं। तो सभी जितने भी भाषा के विद्वान रहे हैं, चाहे स्वयं गांधी जी रहे हों, गांधी जी, चाहे प्रोफेसर डीवी महोदय रहे हों, चाहे मॉन्टेसरी रहे हों, इन सभी ने कहा है कि इस प्रकार की क्रियाशीलता का होना शिक्षक में और क्लास को क्रियाशील बनाना बहुत ही बेहतर होता है और इससे कहीं न कहीं क्लास का माहौल इतना बेहतर बन जाता है कि बालक शिक्षक से सीधे जुड़ पाता है और अपनी समस्त बातों को रख पाता है और उसकी जो समस्याएं होती हैं वो सुलझ कर समाप्त हो जाती हैं और नए टॉपिक से वह स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ पाता है। ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है। नेक्स्ट आते हैं आपका, और ये है अगला सिद्धांत,
9वां सिद्धांत भाषा शिक्षण का, और यह है अभ्यास का सिद्धांत। बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास के बारे में तो संस्कृत व्याकरण से लेकर समस्त क्षेत्र में जितना बातें बताई गई हैं, एक्सरसाइज मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसी तमाम चीज़ें जो चर्चा की गई हैं, और एक्सरसाइज का महत्व जो बताया गया है वो प्रत्येक चीज़ों में शामिल किया जाता है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका जीवन हो। अभ्यास के संबंध में एक प्रसिद्ध है जो मनोवैज्ञानिक रहे, थार्नडाइक भी जुड़े हुए हैं और सभी लोग इनके संबंध में जानते भी हैं। थार्नडाइक महोदय जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने भाषा को एक कौशल के रूप में बताया और कहा कि भाषा, पहले इन्हीं को उद्धृत कर लेते हैं, भाषा एक कौशल है, यानी कि लैंग्वेज इज ए स्किल, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है। इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है। वे और भी बातों से इन्हें पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है, ऐसा बताया है। और साथ में यदि अभ्यास का क्रम टूट जाता है तो भाषा पर अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये भी बताया है कि यदि अभ्यास का क्रम टूट जाता है तो क्या हो जाता है भाई? तो भाषा का जो अधिकार है, भाषा पर जो आपका ज्ञान है, भाषा पर जो अधिकार है ये समाप्त हो जाता है। बड़ी बेसिक सी बात कही, समाप्त हो जाता है। इसी को व्याकरण के रेफरेंस में, ये तो थार्नडाइक महोदय थे जिनको हमने उद्धृत किया आप लोगों के लिए। इसी प्रकार जब हम देखेंगे व्याकरण के संदर्भ में तो कहा जाता है अनभ्यासे, बल्कि सभी विद्या के संदर्भ में जाने, व्याकरण नहीं, विद्या के संदर्भ में सीधे हम लोगों ने सूक्ति पढ़ी हुई है। अनभ्यासे विषम विद्या, यानी कि किसी प्रकार की विद्या है, किसी प्रकार का ज्ञान है, अगर उसका अभ्यास नहीं किया जाएगा तो वह क्या होगा? वह समाप्त हो जाएगा, वह त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। इसको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग जान लीजिए। और हम ऑफलाइन ही बताते हैं इस चीज़ को कि जैसे एक्सरसाइज के संदर्भ में एक विशेष कहानी आती है और बताया जाता है कि एक बहुत प्रसिद्ध तीरंदाज था और पूरे राज्य के, पूरे जिले के लोग उसको देखने जाया करते थे। या अगर इस उदाहरण से नहीं तो मान लीजिए एक बहुत फेमस क्रिकेटर था जिसको पूरी दुनिया देखने का, या एक फेमस फुटबॉलर था जिसको पूरी दुनिया देखने का प्रयास करती थी, देखती थी। लेकिन स्टेडियम में बैठा एक व्यक्ति जो एक हाथ वाला व्यक्ति था, जिसका एक हाथ नहीं था, वह ताली तो नहीं बजा सकता था, वो ताली नहीं बजाता था और उसके चेहरे पर कोई विशेष प्रशंसा के भाव भी नहीं होते थे। वह क्रिकेटर, वह फुटबॉलर जब गोल करता था, वह क्रिकेटर जब छक्के मारता था तो सभी लोग उत्तेजना से भर जाते थे और तालियां बजाते थे, एक्साइटमेंट करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन वह शांत चित्त होकर बैठा रहता था। एक दिन जब उस क्रिकेटर या उस फुटबॉलर ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको विशेष कोई प्रशंसा नहीं मिल रही है, आपके अंदर कोई विशेष एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, आपको क्या लग रहा है? तो उस व्यक्ति ने साफ साफ उत्तर दिया कि सब अभ्यास का खेल है। आपने अभ्यास किया हुआ है तो आप क्रिकेट या फुटबॉल खेल पा रहे, आप विराट कोहली बन गए हैं, आप सचिन तेंदुलकर बन गए हैं, आप
ने अभ्यास से दुनिया को जीता है। ये तो आम दुनिया की बातें हो गई, लेकिन जब भाषा में देखेंगे तो भाषा में भी इसी प्रकार का विकास होता है। निरंतरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है और अभ्यास की निरंतरता परम आवश्यक है। आप साइकिल चलाना छोड़ दीजिए लंबे समय तक, तो दोबारा जब उस पर बैठेंगे तब भी समस्या होगी। 2 पहिया चलाना छोड़ दीजिए, 4 पहिया चलाइए तो भी समस्या होगी। इस तरह से देखने को मिलता है। अभ्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो भाषा शिक्षण में अभ्यास इतना आवश्यक है। अभ्यास को लगातार बनाए रखना चाहिए, जिससे भाषा के संबंध में कोई समस्या ना आए। और उस व्यक्ति ने पूछा कि आपको इस चीज़ का अभ्यास है, मुझे किसी और चीज़ का अभ्यास है, वो मैं कर सकता हूँ, वो आप नहीं कर सकते। उसने करके दिखाया और इस तरह से वह व्यक्ति अवाक रह गया। तो अभ्यास आपको छोटे स्तर से लेकर एक बड़े स्तर पर पहुँचाती है। अभ्यास को विशेष ध्यान रखना चाहिए और भाषा का अभ्यास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कुल जान लीजिए कि आपके लगभग 10 सिद्धांत हमने बताने के प्रयास किए और इन 10 सिद्धांतों में समस्त वो बातें शामिल हो गई हैं जिनसे आपको भाषा शिक्षण सिद्धांत के लाभ प्राप्त होंगे। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में इन जितने भी भाषा शिक्षण सिद्धांत में इन जितने भी टॉपिक को हमने शामिल किया, उन सब को पढ़कर विशेष चीज़ों को आप समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो यह एक टॉपिक आपका पूरा का पूरा हमने कंप्लीट किया, बिल्कुल सीक्वेंस में कंप्लीट किया। अब हम कुछ अन्य चीज़ों पर चर्चा प्रारंभ करेंगे और उनको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी समझ और बेहतर बन पाए। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अनेक चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है और लगभग सभी पेडागॉजी के सेक्शन में से आप लोग पढ़ने को पाते हैं। और वो कौन सा टॉपिक है? तो वह टॉपिक है अर्जन। वह टॉपिक है अधिगम। वह टॉपिक है अर्जन और अधिगम का। और ये विशेष टॉपिक है जिन्हें सभी को समझने का प्रयास करना चाहिए। अधिगम को हम सभी लोग लर्निंग के रूप में जानते हैं। अधिगम को हम सभी लोग लर्निंग के रूप में जानते हैं और अर्जन को हम सभी लोग एक्विजिशन के रूप में जानते हैं। एक्विजिशन के रूप में जानते हैं। और आज इस पर एक विशेष चर्चा आप लोगों के सामने की जाएगी। इनको हम आज विशेष रूप से आपको वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। भाषा के अध्ययन में अर्जन और अधिगम का क्या महत्व है? अर्जन क्या है, सबसे पहली चीज जानें, और अधिगम क्या है, इनको किस प्रकार से समझें। यह है इतना प्रश्न बनाता है कि आप लोगों को बिल्कुल समस्या पूरी जीवन बनी रहती है। और इस वीडियो के माध्यम से जो हम पहली बार आप लोगों को इस पर लेक्चर देने जा रहे हैं, ऑनलाइन बताने का प्रयास कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बेहतर समझ यहाँ से बनेगी। देखिए, अर्जन क्या है? अर्जन एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में अगर आप समझें तो बहुत ही बेहतर आपको समझ बनेगी। या इसे आप ये समझें कि यह व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया है। देखिए, कितने रूपों में समझ सकते हैं। पहला हमने बताया व्यवहार,
संशोधन की प्रक्रिया। अभी हम कुछ पंक्तियों को ले रहे हैं, अभी हम इसके शब्दावली को लेते हैं, फिर और बेहतर आप ग्रहण कर पाएंगे। अर्जन को हाँ ग्रहण के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया ऐसा भी कहा। दूसरा ये कहा कि अर्जन क्या है, तो कहा कि सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की क्या है, प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है। अब अगर इसको यहां से तुलना करने का, देखो तुलना करने से क्या होता है कि हमारा ज्ञान बिल्कुल प्यूरिफाइड हो जाता है। अगर यहीं पर तुलना करें तो पूरी समस्या दूर हो जाएगी और आप जो अर्जन और अधिगम में पूरे जीवन टेंशन लेकर घूमते रहते हैं वह दुख दूर हो जाएगा और रटने की क्रिया से आप लोग निजात पा जाएंगे, पूरी समस्या दूर हो जाएगी। कैसे, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इसे आप समझ लें प्रतिक्रिया। देखिए एक शब्द में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे क्या समझ लें, प्रतिक्रिया। यानी कि यह प्रक्रिया है और यह प्रतिक्रिया है। एकदम बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब और कैसे बेहतर बनाएं। अर्जन क्या है, ग्रहण। अर्जन क्या है, ग्रहण। और आप ग्रहण कर रहे तो ग्रहण में भूमिका किसकी है, श्रोता की भूमिका है। ग्रहण में भूमिका किसकी है, श्रोता की। और ये निर्भर किस पर है, ये निर्भर किस पर है, तो क्योंकि ग्रहण की बात हो रही है तो ये निर्भर किस पर करता है, श्रोता पर करता है। कहां से ग्रहण करेगा का महत्व तो इसमें रेखांकित नहीं किया जाता है। और अधिगम में यही अंतर हो जाता है कि इसमें वक्ता, देखिए कितना आसान हो जाएगा, वक्ता और श्रोता दोनों का विशेष महत्व हो जाता है। बातें क्लियर हो रही हैं। दोनों के मूल चीजों को समझने का प्रयास करेंगे भाषा के चिंतन में, तो टेंशन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अधिगम, भाषा का अधिगम और भाषा का ग्रहण या भाषा का अर्जन एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप लोगों को पूरे जीवन समस्या बनी रहती है। तो इस टॉपिक को इसीलिए दूर करने का, पूरा टॉपिक को समझाने का प्रयास इसीलिए हम विशेष रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे चीज़ें बिल्कुल क्लियरिफाइड रहें और आपको किसी प्रकार से समस्या ना मिले। तो क्लियर इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर वक्ता और श्रोता दोनों है, क्योंकि यहाँ पे सीखने का गुण है। देखो लर्निंग का मतलब ये होता है सीखना। तो जब सीखने की बात करेंगे तो कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे, किससे सीखेंगे। अब कहेंगे ये लॉजिक तो यहाँ भी, क्योंकि श्रवण करेंगे, ग्रहण करेंगे तो कहाँ से करेंगे, कहीं से अवश्य करेंगे। लेकिन ये अंतर किया जाता है, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों का कहना है। अर्जन की प्रक्रिया तो निरंतर होती है, इसमें तो सीखने सिखाने की बात ही नहीं। मतलब कि बालक ने जन्म लिया, बालक ने जन्म लिया तो उसका अर्जन प्रारंभ हो गया। और कहां से अर्जन होगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है, कहीं से भी अर्जन कर सकता है। और किसी भी प्रकार के व्यवहार की, किसी प्रकार के भाषा की, किसी प्रकार के ज्ञान का अर्जन कर सकता है। कैसे, कुत्ता देखा, कुत्ते का अर्जन हो गया, सहज है, सरल है, एक पर आधारित है। ट्रेन की पटरी के बगल में घर है तो ट्रेन की आवाज का अर्जन हो गया, ट्रेन का अर्जन हो गया। जिस क्षेत्र में है, जिस पर्यावरण में है, तो अब चीजें आपको समझ में आना और शुरू हो रही हैं। एकदम कायदे समझते जाइए बिल्कुल अर्जन को। जितना अर्जन समझेंगे
उतना ही ज़्यादा अधिगम से क्लीरिफाइड हो जाएंगे, क्योंकि अधिगम में थोड़ा सा प्रक्रियागत अंतर होता है जिसको पूरे जीवन बालक नहीं समझ पाता, यानी कि स्टूडेंट भी नहीं समझ पाते। तो क्या हुआ कि ग्रहण या अर्जन एक जन्मजात प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, अनब्रेकेबल है, ये रुकती ही नहीं है। ग्रहण या अर्जन एक जन्मजात प्रक्रिया है और ये निरंतर चलती रहती है, ये रुकने वाली नहीं है। जैसे जैसे, ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मानसिक विकास और अन्य समस्त विकास होते जाते हैं, मानसिक विकास और अन्य समस्त विकास होते जाते हैं, उसी प्रकार से क्रमशः ग्रहण या अर्जन भी आगे बढ़ता जाता है, ग्रहण या अर्जन भी आगे बढ़ता जाता है। समझ में आप लोगों में बन रही होगी। निरंतर की प्रक्रिया है, ग्रहण एक दिवसीय प्रक्रिया नहीं है, एक पर आधारित नहीं है। शिक्षक जीवन में था या है तो भी ग्रहण है, नहीं था नहीं है तो भी ग्रहण है। ग्रहण तो निरंतर है और जन्म से लेकर मृत्यु तक है। जन्म से लेकर कब तक है? मृत्यु तक है भाई। जन्म से मृत्यु तक आप लगातार ग्रहण करेंगे, रुकने वाला नहीं है। पैदा हुए जिन शब्दों को सुन लिया सबका ग्रहण हो गया, कुछ का कम हुआ कुछ का अधिक हुआ, तो ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस प्रकार से जब आप कंसेप्ट बनाएंगे तो समझ में कभी समस्या नहीं आएगी। तो पहली बात ग्रहण के संबंध में। अब आपसे पूछे कि अर्जन में या ग्रहण में अनुभव शामिल होता है कि नहीं? बिल्कुल शामिल होगा। पर्यावरण शामिल होता है कि नहीं? पर्यावरण बिल्कुल शामिल होगा। जिस पर्यावरण में रहेंगे उस प्रकार का ग्रहण होगा। भारत में रहेंगे तो भारत जैसा ग्रहण होगा, पाकिस्तान में रहेंगे तो पाकिस्तान जैसा होगा, अमेरिका में रहेंगे तो अमेरिका जैसा ग्रहण होगा। अरे ग्रहण ही तो वह घटना है जो लगातार हमारा माइंड मेकअप करती है। अनुभव भी है, पर्यावरण भी है, सब कुछ में योगदान करते हैं। तो ग्रहण से यह तात्पर्य हुआ कि बालक में जो ग्रहण की क्षमता है, बालक में जो ग्रहण की क्षमता है, उसका विकास निरंतर होता रहता है। उसका विकास निरंतर होता रहता है, निरंतर होता ही रहता है, होता रहता है। तो अब अधिगम से कैसे अलगाव होगा, इसको और क्लियर कर लीजिए। तो चलिए हम जरा अधिगम से इसका अब थोड़ा अलगाव करते हैं इस सेंस में। देखिए भाई, ये तो जन्म से लेकर मरण तक चल रहा है, लेकिन अधिगम क्या है? ज्यों ही एक शिक्षक जुड़ा, एक पिता या माता जुड़े,
एक ट्रेनर जुड़ा, एक ट्रेनर जुड़ा, जिसे आप लोग कहते हैं कोच, है ना, कोई भी जुड़ा आपके जीवन में, तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया। आपकी निर्भरता इन पर हुई, लेकिन ग्रहण तो चल ही रहा था। अब यहां से आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, निगेटिव भी मिल सकता है। यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने के चांस हैं। यहाँ से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों के चांसेस हैं। अब अगर आप में पॉजिटिव यहाँ पर अर्जन हुआ, जिससे आपको जीवन विकास मिला, तो ये विशेष विकास यानी कि एक प्रतिक्रियागत विकास, प्रतिक्रिया, इंटरेक्ट हो गए, आप वातावरण से इंटरेक्शन किया, आप दूसरे से कुछ विशेष ग्रहण किए, तो यह प्रतिक्रिया रूपी जो परिणाम है, प्रतिक्रिया रूपी जो व्यवस्था है, ये आपका अधिगम है, ये अलगाव हो जाता है। तो बड़े ही आसानी के साथ आप इन चीज़ों, दोनों चीज़ों को क्लियरिफाइड कर पा रहे होंगे। अब कोई समस्या मुझे लगता है कि इसके समझ में नहीं है। अब इसको हम भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। भाषा में किस प्रकार अधिगम और किस प्रकार अर्जन। चलिए भाई, अब भाषाई अर्जन और अधिगम पे आते हैं, तो भाषा को जोड़ने का प्रयास करिए। भाषा का अर्जन देखते हैं या ग्रहण देखते हैं। अब भाषा का जब अर्जन या ग्रहण देखेंगे, तो भाषा में क्या पाएंगे? भाषा का ग्रहण हमको हमारे सबसे पहले हमारे पर्यावरण या वातावरण से मिलता है। अब अगर भाषा जिस प्रकार की है, जिस प्रकार की भाषा बोली जा रही, तो प्राथमिक पाठशाला हमारी क्या हुई? जहाँ से हमको सीधे मिल रहा है। प्राथमिक पाठशाला हमारा अपना घर, और प्राथमिक शिक्षक हमारे कौन मिल गए? सबसे पहले माता पिता। माता पिता व संरक्षक जो भी हैं, माता पिता और संरक्षक। संरक्षक इसलिए लिखा कि बहुत सी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कुछ दिनों के बाद माता पिता में से एक या दोनों, कभी ऐसी कंडीशन हो जाती हैं, तो संरक्षक कोई ना कोई मिल ही जाता है। अब उस संरक्षक के द्वारा दिया गया जो पर्यावरण है, यही भाषा का विकास करेगा। तो भाषा का जो ग्रहण है, यह किस पर निर्भर करता है? तो ये प्राथमिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। और प्राथमिक पर्यावरण कहाँ का होगा? तो ये आपके घर का होगा। वहाँ जिस प्रकार की भाषा बोली जाएगी, वही आपकी बन जाएगी प्राथमिक भाषा। वही आपकी क्या बन जाएगी? प्राथमिक भाषा। तो प्राथमिक ग्रहण ही प्राथमिक भाषा का रूप बन जाता है, और वहाँ से निकलने के बाद जो दूसरी भाषा सीखता है बालक, जो भी दूसरी भाषा सीखता है, या जो उस वातावरण में, अब देखिए कई बार प्राथमिक और द्वितीय भाषा एक हो जाती हैं। अब ये कंडीशन भी समझा देते हैं। कई बार प्राथमिक और द्वितीय भाषा एक हो जाती हैं। कैसे? जैसे आप लखनऊ में कोई बालक पैदा हुआ, लखनऊ में कोई बालक पैदा हुआ, तो लखनऊ में यदि, देखिए यदि लगाना पड़ेगा, हो सकता है घर में इंग्लिश बोल रहा हो भाई। यदि हर में हिंदी का प्रयोग है, तो बाहर तो हिंदी का प्रयोग है ही है, बाहर तो हिंदी है, ये शुद्ध खड़ी हिंदी। तो प्राथमिक में भी क्या हो गया? हिंदी। और बाहरी वातावरण में क्या हो गया? हिंदी। तो यहाँ पे प्रथम भाषा या प्राथमिक भाषा भी बच्चे की क्या हो गई? प्राथमिक ग्रहण कहाँ से हो रहा है? हिंदी से। और द्वितीयक ग्रहण भी किससे हो रहा है? हिंदी से ही हो रहा है। तो कुछ ऐसे भी रेफरेंस होते हैं
जिसमें प्राथमिक भाषा और द्वितीयक भाषा दोनों एक ही हो जाती हैं, और कुछ ऐसे भी रेफरेंस होते हैं जिसमें प्राथमिक भाषा और द्वितीयक भाषा ये दोनों अलग हो जाते हैं। अलग कैसे हो जाते हैं इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। कहीं भी देखें, जैसे यदि किसी बंगाली व्यक्ति का परिवार लखनऊ में रहता है या दिल्ली में रहता है, लखनऊ ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर लखनऊ के ही लोग हैं, या उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और भी लोग जुड़ेंगे, दिल्ली वाले भी होंगे, बहुत से बाहरी भी होंगे। अभी इनको ले लेते हैं उदाहरण के रूप में। अब लखनऊ में अगर कोई बंगाली परिवार है तो आया है भी, और ये बंगाली ही बोलता है, बांग्ला का प्रयोग करता है, तो बांग्ला भाषा इसकी प्राथमिक भाषा हो जाएगी, यानी कि प्रथम भाषा हो जाएगी। और द्वितीय भाषा, द्वितीय या द्वितीयक भाषा इस बच्चे की क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। इस तरह से ग्रहण से जैसा ग्रहण किया, यहाँ से अलगाव उपस्थित हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से इस तरह से जब समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, तो पूरी समझ बनेगी और बहुत ही बेहतर तरीके से आप अर्जन को समझ पाएंगे। तो अर्जन पे आज आप लोगों को इतना समझाने का प्रयास कर दिए हैं। अब इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा और फिर इकट्ठा आप लोगों को पढ़ने में समस्या होगी। तो बाकी जो चीज़ें होंगी, अर्जन और अधिगम अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसकी और चीज़ों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में इसको फिनिश करेंगे आप लोगों को, और साथ में जितने भी थिंकर्स हैं उनको भी ऐड करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।